video lecture organized by Substratum learners. So students, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और इस चैनल पे अभी तक 40 प्लस वीडियोस हम पोस्ट कर चुके हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो क्लास 9th के लिए हैं, कुछ क्लास 10th के लिए हैं और कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो हायर क्लासेस के लिए या ओवरऑल कोई भी पर्सन देख सकता है। सो हर तरह की ऑडियंस का मैंने ख्याल रखा है इस चैनल पे। सो आज का वीडियो स्पेशली है क्लास 9th के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग को करेंगे रिवाइज। तो इसको रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। रिवीजन में हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो हमने इस पूरे चैप्टर को 4 वीडियोस में स्प्रेड कर दिया है, बाइफिकेट कर दिया है और उनको वीडियोस के फॉर्म में ऑलरेडी अपने चैनल पे हम पोस्ट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू मे गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात हम आपको इसमें बता दें इस वीडियो में, दैट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पर्सनली मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैम हमें प्रॉपर नोट चाहिए इस चैप्टर के और भी बहुत सारे चैप्टर्स के। तो इस रिवीजन वीडियो में ही आपको लिंक एक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जा सकते हो और वहां जाके सीधे इस चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल कर सकते हो। तो आइए बिना आपका और अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट है मैटर, जिसका टेबल ये आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके बाद आएगा कन्वर्जन, जिसमें कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में, दैट मीन्स सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में या वाइस वर्सा हम कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट, दैट इज द हिडन हीट। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इवेपोरेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से हैं जिनको हम आपको बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे हैं जिसमें कन्वर्जन, लेटेंट हीट और इवेपोरेशन ये चीजें प्रेजेंट हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑल थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी प्रेजेंट इन दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ रिविजन। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन दैट इज मैटर। सो मैटर को हम 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, फिजिकल कैरेक्टर्स को हम फर्दर 5 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 तो हैं ही। इसके अलावा प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। भाई प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये 2 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा, चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, वरना अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपने नहीं सुना होगा। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी डिस्कवरी अभी कुछ साल पहले हुई, लेकिन इसके बारे में हमारे इंडियन साइंटिस्ट वो सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने पहले ही बताया था कि ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन 4 स्टेट से अलग होते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके कैलकुलेशंस को एल्बर्ट आइंस्टीन को फॉरवर्ड किया, बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट एबल टू सर्च टू टेक आउट दैट 5th स्टेट ऑफ मैटर। सो कुछ साल पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मैटर की डिस्कवरी, इस 5th स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी की। अब बात आती है कि इस पोर्शन से क्या इंपॉर्टेंट है। सो इस पोर्शन से 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? सॉलिड के कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे। देन लिक्विड, लिक्विड के भी 5 कैरेक्टर्स। देन गैसेस, इनके कैरेक्टर्स ये 1 मार्क्स में, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 1 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो 3
दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज 5 कैरेक्टर इस पोर्शन से पूछा जाता है। देन कम्स मिक्सचर। मिक्सचर को आप चैप्टर नंबर 2 में दैट इज मैटर अराउंड अ स्फीयर और डिटेल में पढ़ोगे। हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा भी दिया है अपने चैनल पे, बट इसका रिविजन बहुत ही जल्दी चैनल पे अवेलेबल होने वाला है। सो मिक्सचर भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फिर बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एलिमेंट, और एलिमेंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल और नॉन मेटल्स। तो आइए यहाँ पे इस बोर्ड पे जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में जस्ट 2 मिनट में एक बार बात कर लेते हैं। फिर जो आपके स्टार टॉपिक्स हैं दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, देन मिक्सचर्स में होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, उसमें कौन से, मेटल और नॉन मेटल। इनको हम डीप में डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस पोर्शन से तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। ओके, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स में से सॉलिड, लिक्विड, गैस और इन 5 स्टेट की। तो पहला पोर्शन दैट इज सॉलिड। फिक्स शेप, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, अपना खुद का शेप होता है इसके अंदर, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें इसमें अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। लिक्विड, वाटर आप जानते हो लगातार फ्लो कर रहा होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिक्विड और गैस को बिकॉज दे बोथ फ्लो, इनको मिला के हम कहते हैं फ्लूइड। दे आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड as they can easily flow. Okay, then plasma or Bose-Einstein condensate. Plasma is the 4th state of matter and then comes Bose-Einstein condensate which is the 5th state of matter. फिर आते हैं मिक्सचर में दोनों तरह के होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, जिनके पार्टिकल्स को आप इजिली सेपरेट कर सकते हो, जिनके कंपोनेंट्स को इजिली सेपरेट कर सकते हो, दोज आर नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। एंड जिनके पार्टिकल्स को आप इजिली सेपरेट नहीं कर सकते दैट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, होमोजेनियस का एग्जांपल हो जाएगा जूस, मिल्क, ओके, ऑल दीज। और हेटेरोजेनियस में सैंड पार्टिकल्स, आपने सैंड में देखे होंगे कुछ लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, तो इजिली हम उनको बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट, सॉइल सोल्यूशन, सॉइल को भी जब आप पानी में डिसॉल्व कर देते हो तो उसमें आपको अलग अलग पार्टिकल्स, सॉइल प्रोफाइल बनाई है ना जूनियर क्लासेस में, तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग होराइजन्स, अलग अलग पार्टिकल्स उसमें शो होते हैं। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स जो अपने इनिशियल स्टेट में प्रेजेंट हो, जो नेचर में जनरली प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, नोबल गैस एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मेटल हो जिनके आउटर मोस्ट में मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम केसेस में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल्स हो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटलॉइड मैक्सिमम कंडीशंस में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, बट इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स यू कैन से इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर बात करते हैं नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स द वैलेंसी इज अ बिग 0। ओके, सो ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, एंड व्हेन दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट देन दे आर इन देयर नॉर्मल कंडीशन। लास्ट वन इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। दीज आर दोज एलिमेंट्स व्हिच लिबरेट अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। 3 इडियट का वो सॉन्ग सुना है ना, अल्फा, बीटा और गामा ने, बस वही वाला। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा रेज इनसे लगातार लिबरेट होते रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल इन नेचर। खुद को स्टेबल करने के लिए ये अल्फा, बीटा एंड गामा रेज को लिबरेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 by 1। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टर्स से 5 कैरेक्टर, दैट मीन्स 5 कैरेक्टर सॉलिड के, 5 लिक्विड के, 5 गैस के डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे मिक्सचर्स पे एंड आफ्टर दैट दिस पोर्शन। तो ये 3 टॉपिक्स इस टेबल से हमें समझना है। तो चलो शुरू।
तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सॉलिड से और देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये जो तीन हैं जिनकी कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये क्या है। देखो यहाँ पे दो तरीके के से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट, क्या आपको डायरेक्ट कैरेक्टर्स बोल दिया जाए कि राइट एनी 5 कैरेक्टर्स और 6 कैरेक्टर्स, 5 से ज्यादा वैसे नहीं पूछा जाएगा, बट राइट एनी 5 कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैस। या एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है दैट राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हायर मार्क्स का है, मोर देन 3 मार्क्स का है, तो आप 5 पॉइंट्स उसमें लिखेंगे। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम करेंगे अब डिस्कस। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड्स की, उसी के साथ साथ कंपैरिजन के फॉर्म में लिक्विड की एंड देन गैसेस की। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ना ये जो तीनों हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं और किस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला दैट इज सॉलिड। ओके ना, सॉलिड का जैसा कि हमने बताया, डेफिनेट शेप, देन साइज एंड फाइनली वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, एक साइज होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन वहीं पे लिक्विड और गैस, बिकॉज दे आर व्हाट, दे आर फ्लूइड्स, इसलिए अगर हम बात करें तो लिक्विड और गैसेस में लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट साइज नहीं होता, बट क्योंकि ये शेप ऑफ द कंटेनर ले लेते हैं, जिस भी कंटेनर में आप इनको डालोगे उसका ये शेप अटेन कर लेंगे। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू कैलकुलेट देयर वॉल्यूम। ओके, सो टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर and has definite volume. But gases में neither definite shape, nor definite size, nor even they can attain a definite volume. Even अगर आप इनको किसी वेसल में भी डाल दो तो ये उसका भी शेप नहीं लेते, क्योंकि ये इतने ज्यादा, इनके अंदर इतनी ज्यादा स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसे हम कहते हैं, वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप इनको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तब भी थोड़ा बहुत अमाउंट में इनके अंदर स्पेस रह जाएगा। सो नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ओके, ये है बात गैसेस की। एक और टर्म दैट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम डेंसिटी। ना यहां से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, दैट इज द डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो पहले तीनों को बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी, इसकी नॉर्मल डेंसिटी। नॉर्मल मीन्स neither too high nor too low. ओके, याद है ना, वाटर के ही कंपैरिजन से हर जगह डेंसिटी देखी जाती है। एंड द थर्ड वन इज गैसेस। तो मिनिमम डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है किसकी? गैसेस की ही। ओके, मिनिमम डेंसिटी। ना अगर हम इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, डिसेंडिंग देंगे तो सबसे बड़ा कौन? सॉलिड। तो सबसे पहले आप सॉलिड लिखिए और ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे, फिर लिक्विड और फिर गैस। और अगर असेंडिंग ऑर्डर डिस्कस करेंगे तो यही उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले लिक्विड, सबसे पहले गैसेस, सॉरी, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी सब्सटेंस को आप कितना ज्यादा पुश करो कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाए। नाउ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। यहां पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है इनके एटम्स के बीच में। ओके, सो दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, सो लीस्ट
कंप्रेसिबल। वहीं पे हम बात करते हैं अगर लिक्विड की, तो लिक्विड में लिटिल बिट कंप्रेसिबल, लिक्विड को आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, भी हमने क्या बताया था, दैट द इंटरमोलिकुलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस इतना ज्यादा होता है कि यू कैन कंप्रेस इट इन द मैक्सिमम फॉर्म। ओके, सो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, ओके, लीस्ट, लिटिल बिट और मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत बहुत, आप अगर नहीं लिखोगे भाई उनको ना, तो ये मान के चलो कि मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं, आप बाकी सारे पॉइंट्स लिख दो लेकिन इन दोनों को मेंशन ना करो, तो टीचर को, आपके चेकर को ये लगेगा दैट यू डोंट नो एनीथिंग, आपने कहीं से कॉपी कर लिया होगा या जो इजी इजी पॉइंट्स मिले उनको याद कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो याद बहुत जरूर से रखनी है। कौन सी? एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है इंटरमोलिकुलर स्पेस। नाउ पहले बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की। इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस होती है, दैट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम या नो, मान के चलो कि ना के बराबर किसमें होती है? सॉलिड्स में। सो नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, इसमें ना के बराबर है, या लिटिल। लिक्विड्स की बात करें तो लिटिल बिट, लिटिल अमाउंट, किसका? इंटरमोलिकुलर स्पेस का, IMS, इंटरमोलिकुलर स्पेस, लिटिल अमाउंट में। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें? गैसेस में, तभी वो इतने ज्यादा कंप्रेसिबल इन नेचर है। सो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। सो इन केस एग्जाम में कभी कभी इसका भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस में आप सबसे पहले किसको रखोगे, यानी कि लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इट वुड बी सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। इसी का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि वहां स्पेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, स्पेस है ही नहीं। ओके, वहीं हम बात करेंगे अगर लिक्विड्स की, तो यहाँ पे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस लिटिल बिट है तो उसी के अकॉर्डिंग इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, तो लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, लेकिन सबसे कम आप ये कह सकते हो कि जो गैसेस के एटम्स हैं वो एक दूसरे से इतने दूर हैं, इतने डिटैच्ड हैं कि स्पेस बहुत ज्यादा है। सो लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किस फॉर्म में? या तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर निकालने को बोल देगा या आपको इसको डिफरेंशिएट करने को बोल देगा। सॉलिड के जैसे हमने एटम्स देखे, लिक्विड के भी देख लेते हैं। आप देख रहे हो थोड़ी स्पेस इनमें है, प्रेजेंट है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लेकिन वही गैसेस में बहुत ही ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपने इसको नोट अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आते हैं मिक्सचर्स पे, और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्या? प्योर एलिमेंट्स, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके कैरेक्टर्स, देखो जब कभी भी कैरेक्टर्स याद करने हो, इट इज बीइंग ऑन द सेफ साइड कि आप 5 कैरेक्टर्स याद करें, बेटर होगा कि 6 याद करें, बट 5 तो आपके दिमाग में ऐसे होने चाहिए कि इवन समवन वेक्स यू इन योर ड्रीम्स, तब भी आपको आपके स्लीप के टाइम भी कोई जगा के पूछ लेता है तो आप बता सको। ओके, तो जल्दी से इसको कर लीजिए नोट। फिर हम आगे बढ़ते हैं मिक्सचर्स पे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरफ।
तो आइए बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? अब मिक्सचर्स का मतलब है टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर। ओके, नाउ इस कॉम्बिनेशन से कोई न्यू प्रोडक्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। जहां पे न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज नोन एज कंपाउंड, नॉट मिक्सचर। ठीक है, जहां पे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज कंपाउंड। लेकिन न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना हो और आप उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट भी ना कर सको। ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर, किसी भी फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया है, फिर आप जाओगे इवेपोरेशन की तरफ जहां पे हीट इन्वॉल्व हो रही है, कहीं पे भी हीट इन्वॉल्व होगी देन दैट वुड बी अ केमिकल प्रोसेस, नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। ओके, सो आप उसको हीट करोगे, आफ्टर हीटिंग इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, द वाटर विल बी रिमूव्ड आउट एंड द सॉल्ट विल बी लेफ्ट इन द बीकर और इन whatever vessel you are heating it. So ये जो मिक्सचर है that is basically product of physical reaction. Okay, so mixtures can be bifurcated into two types, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. सो होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट अ प्रॉपर डेफिनेशन देन यू मे राइट अ मिक्सचर which is obtained by the combination of two or more substances together and its components cannot be separated by any physical method, then that type of mixture would be known as homogeneous mixture. Okay, so homogeneous mixture examples देख लेते हैं। For example, अभी हमने बताया milk. You all know that milk is made up of fat, carbohydrate, protein, different types of protein. Okay, and along with that water is also there. So उनके components को आप कैसे separate कर सकते हो? That is a chemical method, chemical process. Separate किया जा सकता है, but by a chemical method. So this is an example of homogeneous mixture. Then juice. Juice में भी बहुत सारे vitamins, minerals and different type के substance, sugar and even water is present. तो इसको भी आप separate नहीं कर सकते. Okay? इसके अलावा और भी बहुत सारे examples हैं. Milk and juice उनका basic example है. Heterogeneous mixture जिसके components को आप easily separate कर सकते हो. So a mixture which is obtained by the combination of two or more substances in which the components can easily be separated with the help of any physical method like winnowing, sieving, magnetic separation, hand picking. कई बार क्या होता है कि बहुत डिफरेंट तरह की जो आपके पल्सेस हैं, दालें हैं, वो एक साथ मिक्स हो जाती हैं, द रॉ वन नॉट द कुक्ड वन। सो उनको सेपरेट अगर करना हो तो क्या किया जाता है? हैंड पिकिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग दालों को, पल्सेस को रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन योर मदर और द फीमेल इन द फैमिली क्लीनिंग राइस और दैट वीट, जो वीट होता है उसमें से तो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, कभी कभी कुछ लकड़ी के पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको भी हैंड पिकिंग से रिमूव किया जाता है। सो दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन और सॉइल सोल्यूशन, सॉइल प्रोफाइल अलग कर सकते हैं. ओके, सेम शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट, सॉइल एंड शुगर सोल्यूशन, इन तीनों को आप इवेपोरेशन में, इनमें से जो तीन हैं, अगर इनको हम इवेपोरेशन वाले एजेंडा को हटा दें, इवेपोरेशन मेथड से हटा दें, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ सॉइल सोल्यूशन को हम लोग इजिली बाय एनी फिजिकल मेथड सेपरेट कर सकते हैं. ओके, बाकी जो आपके सॉइल सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन है वो इसी में आ जाएंगे. सॉइल सोल्यूशन एज वेल एज शुगर सोल्यूशन. नाउ हर तरह के एब्रिविएशंस होते हैं.
उनमें से सोल्यूशन का जो एब्रिविएशन होता है SOLN होता है, ठीक है। इट इज बेटर इफ यू पुट अ डॉट ऑल्सो अलोंग विद इट। एक होता है सॉल, इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल, SOL। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सॉल लिख देते हैं, दैट इज नॉट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। SOLN इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। सो सॉलिड सोल्यूशन हो गया, या फिर आयरन और सल्फर को एक साथ मिक्स कर दिया गया था, तो आयरन को हमने सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट, और सल्फर हमारे पास बच गया तो हमने अलग कर लिया। या फिर शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर के थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के छोटे पार्टिकल्स हैं, आप इजिली सीविंग करके और सॉल्ट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स के बाद आते हैं हम प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में भी कौन सी जो दो इंपॉर्टेंट है, रादर नॉट थ्री, दो इंपॉर्टेंट है, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। सो अगर हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ओके, सो कौन कौन से दो मेटल्स, इनको भी हम टेबल फॉर्म में ही देखेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में देखेंगे, बिकॉज यहां पे भी दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ईदर राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, और द डिफरेंस। सो एक तरफ मेटल्स हैं, एक तरफ नॉन मेटल्स हैं। ना दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट यहां पे हम 5 इंपॉर्टेंट वन को डिस्कस करेंगे, जिनको आप अगर एग्जाम में लिख दो, बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग रिविजन, तो इनको अगर आप एग्जाम में लिख दो तो आपका काम कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन वहीं पे नॉन मेटल्स, लिक्विड एंड गैस at room temperature, liquid and gas at room temperature. कुछ examples, कुछ exceptions हैं like diamond and graphite, they are solid at room temperature. Next one, लेकिन यहां पे जो हम बात करें वो क्या है, that is overall, ठीक है। overall किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। Next, second one, sonorous in nature. सोनरस मीन्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। बहुत सारे मेटल्स को जब आप हिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल योर बेल, जो बेल होती है, जो घंटी होती है, उसमें आपने देखा होगा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, बोथ एट स्कूल एंड एट वर्शिप एरियाज। तो दैट इज द रिंगिंग साउंड, जो कि मेटल्स में होती है बट नॉन मेटल्स में एब्सेंट होती है। तो नॉन मेटल्स में डायरेक्टली लिख दे रहे हैं एब्सेंट। वहीं पे बात करते हैं अगर डेंसिटी की, ओके। तो मेटल्स की डेंसिटी हायर एंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो। फोर्थ वन, malleability and ductility. Fourth one is malleability, fifth one would be ductility. So malleability की अगर बात करें तो malleability means converting into sheets. So अगर आप शीट में प्रिपेयर कर सकते हो then that would be malleability. So metals are malleable, malleable, malleability. Sorry for the spelling mistake. Malleability present. Whereas non-metals में malleability absent. Absent. ठीक है। नॉन मेटल्स को आप शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रेजेंट। डक्टिलिटी मीन्स कन्वर्टिंग इनटू वायर्स। शीट्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो मैलेबिलिटी, वायर्स में जब कन्वर्ट कर सकते हैं तो डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी मीन्स वायर्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो और नॉन मेटल्स में आप वायर उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डक्टिलिटी एब्सेंट।
एक और पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, हाई कंडक्टेंस, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हु मेटल्स, सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, whereas non-metals are bad conductors of heat and electricity। यानी कि इंसुलेटर जहां बनाने की बात आती है तो वहां किसको यूज करते हैं, नॉन मेटल्स को। ओके, आपने देखा होगा बैकेलाइट का या ग्रेफाइट का आपके जो कुकिंग वेसल्स होते हैं उनकी हैंडल बनाई जाती है ताकि वो गर्म ना हो, वुड भी एक तरह का इसमें एग्जाम्पल है, वो गर्म ना हो और वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो सके। ओके, सो दीज वर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनको भी जल्दी से नोट करिए। फिर हम अब बहुत थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, जिसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे और इवेपोरेशन पढ़ेंगे। पर हम ऑलरेडी चुके हैं, बस रिवीजन करना है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए बढ़ते हैं कन्वर्जन, लेटेंट हीट और इवेपोरेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने कन्वर्जन का टेबल है जिसमें कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से one state of matter is getting converted into another state of matter। okay, so यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस अगेन सॉलिड में, क्या वैसा वर्सा। तो उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला वाला है दैट इज फ्यूजन या मेल्टिंग। दैट मीन्स इफ सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, how will solid get converted into liquid? By, and the answer is by absorbing heat। उसको हम heat provide कर रहे हैं, that means we are heating it। तो heat होने की वजह से when solid gets converted into liquid, then that process is known as fusion or melting। अगर fusion और melting की एक proper definition हो तो क्या होगी, the process by which solids get converted into liquid by gain of heat, by taking heat, is known as fusion। okay, बात करते हैं next process की। that means liquid is getting converted into gas। now when liquid gets converted into gas, then that process is known as vaporization। okay, so here liquid is getting converted into gas. how will it get converted? Again by taking heat from the surrounding। okay, so the process by which liquids get converted into gas by absorbing heat from anywhere, या तो हम उसको heat provide करें या तो वो अपने surrounding से heat ले ले, then that process is known as vaporization। next one, C, that is deposition। now gas is there और gas convert हो रहा है solid में। एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार घरों में देखा होगा प्रिपरेशन ऑफ काजल, जो अर्बन लैम्प्स होते हैं, मिट्टी के जो लैम्प्स होते हैं, उनको जब हम हीट करते हैं, उनको जब हम जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ विक, तो होता क्या है कि उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। उसके ऊपर अगर एक आप और दिया रख दो या अर्बन लैम्प रख दो तो उस पर वो ब्लैक कलर का डिपोजिशन आ जाता है। सो वहां पे क्या हो रहा है, द गैस is getting converted into solid and that process is known as deposition। यहां पे क्या हो रहा है, by liberating heat। so definition क्या होगी, the process by which solids are formed या gas is getting converted into solids by liberating heat, by giving off heat, then that process is known as deposition। अब यहां से सारे liberating of heat ही आ जाएंगे, heat निकल रहा है, ठीक है। So D is condensation। इसमें क्या हो रहा है, गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी वेसल में वाटर को या मिल्क को या किसी लिक्विड को हीट करते हो और उसके ऊपर अगर आप लिड लगा दो तो उस लिड के चारों तरफ, लिड पे वाटर के ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं। देन दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, दैट मीन्स gas is getting converted into liquid by liberating heat, by giving off heat। E1, that is solidification। so solidification is a process in which हो क्या रहा है, that liquid is getting converted into solid, the liquids are getting converted into solid again by liberating heat। आप फ्रिज में वाटर को रख देते हो, फ्रीजर में वाटर को रख देते हो, होता क्या है, it gets converted into ice।
So this process is known as solidification. The next one, that is sublimation. Again a very important process. इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं in 1 marks also, in definition form also, with examples also. So sublimation is a process in which, बहुत ध्यान सुनिएगा, sublimation is a process in which solids directly get converted into gas. Step है solid, liquid, then gas. लेकिन sublimation एक ऐसा process है जहां पे solid liquid में नहीं convert हो रहा है, सीधे gas में convert हो रहा है. Okay, without changing into liquid. Then that process is known as sublimation. Of course, by कैसे change हो रहा है? Solid directly gas में change हो रहा है by absorbing heat from a external source. Okay, so इसके बहुत सारे examples हैं like naphthalene ball, camphor, incense sticks, and these products, these things like naphthalene ball, camphor, they are known as sublimates. So what are sublimates? Sublimates are those substances which follow the process of sublimation. Okay? तो जल्दी से इस टेबल को नोट कर लीजिए. Because why is this table important? Because एग्जाम में कई बार क्या होता है that this table is given और इसी तरीके से A, B, C, D करके लिख दिया जाएगा and you have to tell what is A. याद रखना जरूरी नहीं है A सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला ही हो, कहीं पे भी लोकेट किया जा सकता है. तो आपको टर्म समझना है, याद नहीं करना. मैं बार बार फोकस करती हूँ, याद नहीं करना है, समझना है. और अगर याद करेंगे भी तो समझ के याद करेंगे ताकि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए. तुरंत रट्टू तोता की तरह घंटा 2 घंटा बैठ के याद कर लिया, सुबह गायब हो गए, वो नहीं करना है. ठीक है, तो चलो इसको लिख लो. फिर जल्दी से खत्म करते हैं अपने चैप्टर को. डिस्कस करते ही लेटेंट हीट और इवेपोरेशन. कहीं भी मत जाइएगा बिकॉज वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे. वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए. इट इज अ स्मॉल सरप्राइज फॉर यू ऑल. आइए तो बात करते हैं लेटेंट हीट की. नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट इज एक्चुअली अ हिडन फॉर्म ऑफ हीट. ओके, इट इज अ हिडन फॉर्म ऑफ हीट which helps in the conversion of one state to another. That means solid to liquid or liquid to gas. Vice versa नहीं होता इसमें, या तो solid to liquid or liquid to gas. By absorbing heat from the surrounding. कोई बाहर से source नहीं provide करते. That means you don't put it on a gas stove or heat it. The heatness or the warmth is taken from the surrounding. And one more important thing that there is no increase in temperature. State change होगा, that is solid to liquid or liquid to gas, but no increase in temperature. So latent heat दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? latent heat of fusion and latent heat of vaporization. That means जब solid convert होता है liquid में without इंक्रीज इन टेम्परेचर. दैट मीन्स अगर सॉलिड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विड का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो. दैट मीन्स आइस का टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर जो बन रहा है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो. वैल्यू क्या है? 80 कैलोरीज या 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी. नाउ अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है liquid getting converted into gas without any change in temperature. That means अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की वैल्यू है तो 100 डिग्री सेल्सियस उसके वेपर्स की भी वैल्यू होगी. ठीक है ना. अगर बात करें उसकी यूनिट की, so 450 कैलोरीज would be the unit in calories, whereas in joule per kg 2.26 into 10⁶ joule per kg. यहाँ 10⁵ है, यहाँ 6. तो वैल्यू ज्यादा किसकी हुई? वेपराइजेशन की. ठीक है ना. इसी से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द ग्राफ. बट ग्राफ डिस्कस करने से पहले इनकी कुछ एप्लीकेशंस है. लाइक कोल्ड वाटर को कोल्ड ड्रिंक्स में या बेवरेजेस में, जो आपके कोल्ड बेवरेजेस होते हैं उसमें कोल्ड वाटर को क्यों नहीं ऐड करते हैं, आइस को क्यों ऐड करते हैं. देन जब बर्फ पड़ती है एट द टाइम ऑफ स्नोफॉल there is normal temperature, but when the snow starts melting then
द टेम्परेचर लोअर्स डाउन ऑफ द सराउंडिंग। तो ये सब जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये किसके हैं? दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बॉइलिंग वाटर से आपको ब्लिस्टर्स नहीं होते, बट स्टीम से ब्लिस्टर्स होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड और भी बहुत सारे, लाइक जो आपका फूड है वो हमेशा क्लोज लिड में, जब आप उसको कुक करो तो हमेशा क्लोज लिड में कुक करना चाहिए एज कंपेयर टू ओपन लिड। ओके, सो ये कुछ एप्लीकेशंस आप कह सकते हो किसके हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में, जिससे कि 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखते हैं ग्राफ में क्या है। ये ग्राफ है ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम। दैट मीन्स टाइम के साथ ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और टाइम भी बढ़ाते जा रहे हैं, ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। नाउ ए से लेकर बी तक दिस इज ऑल सॉलिड, सो दिस इज सॉलिड। ओके, बी से लेकर सी तक दिस इज व्हाट? दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज यहां पे सॉलिड है और यहां से क्या हो रहा है? यहां से आपका वाटर बनना शुरू हो रहा है। तो दोनों का टेम्परेचर आप देख सकते हो, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ सी वाला, सी से डी, अगर हम सी से डी की बात करें तो दिस इज ऑल लिक्विड। देन डी से ए, यहां पे क्या आ जाएगा? दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन ई से एफ, दिस इज ऑल गैस। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस है दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दीज आर डिपेक्टिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाकी का जो पोर्शन है दिस इज ऑल द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, चलो, तो ये था हमारा लेटेंट हीट। अब एक और छोटा सा टॉपिक बचता है, इवेपोरेशन। इसको हम इसी के साथ खत्म कर लेते हैं। सो इवेपोरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से बनता है क्वेश्चन, वो बस एक ही चीज है, दैट इज द फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात कर लें, ऐसे बीच में नहीं घुसेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सो इवेपोरेशन की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड gets converted into vapors, that is water get converted into water vapors at any temperature। देखो बॉइलिंग में क्या होता है, अगर वाटर की बात करें तो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, जिसपे जो वाटर है इट स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। लेकिन इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई बॉइलिंग पॉइंट या इवेपोरेशन पॉइंट नहीं होता। एट एनी टेम्परेचर इट मे कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप अपने घरों में कपड़ों को डालते हो, कपड़े सुखाते हो, ओके, तो उसमें होता क्या है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कपड़ों के ऊपर जो वाटर बबल्स है वो बॉईल कर रहे हैं, वो उबल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तब भी उसमें जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ओके, सो फैक्टर्स जल्दी से देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स 4 फैक्टर हैं। ओके, 4 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ही बढ़ेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन, कम टेम्परेचर कम इवेपोरेशन, तो इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर के बाद आ जाते हैं हम विंड स्पीड पे।
विंड स्पीड ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, तो ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द फोर्थ वन, ह्यूमिडिटी। ना ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, रेनी सीजन के टाइम में ऑलरेडी हवा में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, तो उस टाइम में कपड़े सूखने में, क्लोथ्स को ड्राई होने में ज्यादा टाइम लगता है। बट वहीं हम बात करते हैं जब प्रॉपर आपका समर का सीजन होता है मई जून में, तो वहां पे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, विद इन एन आवर और टू, बिकॉज द एयर इज ड्राई, ह्यूमिडिटी इज लेस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी मोर, इवेपोरेशन लेस, humidity less, evaporation more. So it would be inversely proportional. Inversely proportional. Okay. So students, this was the whole of the chapter. That is chapter number 1 of class 9 chemistry. I hope so. आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। हमने कोशिश किया है कि कम से कम टाइम में इस पूरे एक वीडियो में ही, मे भी थोड़ी लेंदी वीडियो बनी है, बट इस एक वीडियो में ही आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन मिल जाए, आपको बार बार वीडियोस पे भागना ना पड़े चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। आपके लिए सरप्राइज ये था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है। मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है, उस लिंक को आप टच करोगे तो आप डायरेक्टली नोट्स की तरफ पहुंच जाओगे, और नोट्स की तरफ पहुंच के आप चाहो तो डायरेक्टली उससे पढ़ सकते हो और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बट बार बार हमने आपको ये सजेस्ट किया है दैट प्लीज 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 मेक योर ओन नोट्स। आप वीडियो देखिए, चैप्टर्स पढ़िए बुक से, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को लिखिए। एंड योर नोट्स शुड बी अकॉर्डिंग टू यू। आप उसको मैसेज लैंग्वेज में लिखने में कंफर्टेबल हो, आप वैसे लिखो। आप हिंदी में लिखने में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में लिखो। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में लिखो। योर नोट्स आर ऑल योर्स। आपको पढ़ना है, शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, नोट्स अवेलेबल है। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही जल्द हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अ स्फीयर, इसके भी रिविजन पे आएंगे। सो वेट करते रहिए, बहुत ही जल्द ये वीडियो आने वाला है। थैंक यू एवरीवन।